हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेश पूनिया। गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले मेरे जो सीकर के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनकी डिमांड पर मैंने यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर बाय एन पूनिया सर के नाम से एक चैनल तैयार किया है। लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में जब हम सब घरों में कैद हैं, तो मेरे इस चैनल का मेन मोटो रहेगा कि मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनको पूरे डिटेल से टॉपिक बाय टॉपिक उनके लिए क्लियर करूं। इस वीडियो में एक शुरुआत करके और आगामी जितने भी मेरे वीडियोज आप देखोगे, उन सब में बेसिकली जो अपना टारगेट रहेगा वो रीट एग्जाम जो अभी आगामी दिनों में होने वाली है, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, अगर दोनों के सिलेबस की बात करें तो दोनों में ही 70% जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो उन सभी टॉपिक्स को अपन टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके अलावा क्लास 10th, क्लास 12th और सेकंड ग्रेड का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो टॉपिक बाय टॉपिक और अलग अलग प्ले लिस्ट में, जैसे 10th क्लास के अलग, 12th के अलग, रीड के लिए अलग और सेकंड ग्रेड के लिए ग्रामेटिकल पार्ट अलग अलग प्ले लिस्ट में डाल करके मैं आगामी वीडियोज आपके लिए डालता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन जो वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे ग्रामेटिकल पार्ट्स के, वो आपको पसंद आएंगे और आप उनको शेयर करोगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन को कोई भी भाषा पे अगर पकड़ करनी है, किसी भी भाषा पर महारत हासिल करनी है, तो ये सब जानते हैं कि ग्रामर जो है वो उसका मुख्य पार्ट होता है। अपन यूं कहें कि ग्रामर इज an important part of any language. We also can say that grammar is the backbone of any language, especially an international language as like English. अगर हमारी ग्रामर अगर कमजोर है तो हम भाषा पे उतनी पकड़ नहीं बना पाते हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ग्रामेटिकल पार्ट अपना अच्छा हो, वोकैबुलरी अपनी अच्छी हो और ऊपर से अगर दमदार प्रैक्टिस की जाए तो हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अब ग्रामर की शुरुआत कहाँ से की जाए, क्योंकि जो रीड के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते या फिर एज ए सब्जेक्ट जिनके पास इंग्लिश नहीं रहा है। तो उनके लिए, या फिर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये मान लो 12th के स्टूडेंट्स हैं, वो ग्रामर को कहाँ से सीखना शुरू करें, ये एक मुख्य बात है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर हमारी शुरुआत अच्छी होती है तो इसका मतलब हम आधा काम कर चुके होते हैं। तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन के अकॉर्डिंग इसी मतलब युक्ति को अपन माध्यम मानते हुए जो शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही वेल बिगिनिंग यानी एक अच्छी शुरुआत, सभी भी और सटीक सी शुरुआत। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यहाँ से अपने इस पहले वीडियोज में मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ और आगामी जितने भी अपने वीडियोज आएंगे आप देखोगे, उनमें अपन पर डे टॉपिक बाय टॉपिक उन पे चर्चा करते रहेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक उनको क्लियर करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि अंग्रेजी भाषा की जब हम शुरुआत करते हैं, ग्रामर की जब अपन शुरुआत करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं और पहले कौन सी चीजें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो आज अपन सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे अपने इस पहले वीडियो में। हेडिंग लिख रहा हूं मैं जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी भाषा की व्याकरण की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो क्या है, हम कहां से शुरू करते हैं, अपनी शुरुआत कहां से करते हैं। मैं बहुत ही छोटी सी शुरुआत लेके चल रहा हूँ। हो सकता है आपको ये मतलब यूँ लगे कि ये तो इससे तो हम पहले से ज्ञात है या इन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत देने के लिए मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट से कि सबसे पहले अपन अल्फ़ाबेट सीखते हैं और आगे फिर कैसे बढ़ते जाते हैं, आगे हम बढ़ेंगे कैसे, डे बाय डे क्या सीखेंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से फिर
जैसे अल्फाबेट में आपको पता है लेटर्स हैं, लेटर से वर्ड पे आएंगे, वर्ड से फिर फ्रेज पे आएंगे, फ्रेज से क्लोज पे आएंगे, क्लोज से सेंटेंस पे आएंगे, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, और फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अगर पहले कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अपन शुरुआत करते हैं वो अपन शुरुआत करते हैं अल्फाबेट से। As we know, there are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी भाषा में 26 और अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन ये 26 सीखने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है, बिकॉज दीज 26 लेटर्स हैव 44 साउंड। क्योंकि इन 26 अक्षरों की 44 ध्वनियां होती हैं। अक्षर तो 26 हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनियां हैं वो 44 हैं, और यही 44 जो साउंड्स हैं, जो वाउल साउंड अलग है और कॉन्सोनेंट साउंड अलग हैं, यही साउंड्स का अगर हम बेसिकली ज्ञान पहले कर लेते हैं तो रीट एग्जाम, सेकेंड ग्रेड एग्जाम, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी सबसे मेजर जो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, साउंड्स एंड साउंड्स सिंबल्स। तो इस अगर ये चीजें अपन यहीं पे क्लियर कर लें तो आगे के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो अल्फाबेट के अंदर मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूं। जैसे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन मेन बात क्या है, यहां देखिए, बट दीज 26 लेटर्स have 44 sounds। यहां ये बात नोट कर लीजिए कि ये जो 26 लेटर्स हैं इनकी 44 साउंड्स हैं, और लेटर्स को जब अपन डिवाइड करते हैं तो ये अपने दो भागों में निकल के सामने आते हैं। एक अपने पास होते हैं कॉन्सोनेंट्स और एक होते हैं वाउल्स। हमें बचपन में एक बात बताई जाती है कि देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वाउल्स, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वाउल्स 5 ही नहीं है। वाउल्स के अंदर वाई को भी सेमी वाउल माना जाता है, क्योंकि जब आप वाई का उच्चारण करते हैं तो वाई कई बार जैसे बेबी, यहाँ पर वाई जो है वो ई की साउंड क्रिएट कर रहा है, तो ये यहाँ वाउल है। और अगर आप जैसे बॉय, यहाँ पे वाई जो है ये की साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी यहाँ ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन फिर भी अगर अपन 21 कॉन्सोनेंट्स मान के चलें और 5 वाउल्स अगर अपन मान के चलें तो इनकी जो साउंड्स 44 बनती हैं, वो देखिए, ये जो 21 साउंड्स हैं ये आपके केवल 21 कॉन्सोनेंट्स आपकी 20 साउंड क्रिएट कर रही हैं, और ये जो 5 वाउल हैं ये आपके 24 साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। इनका पूरी डिटेल अपन आगामी वीडियोस में पढ़ेंगे जब अपन फोनेटिक के टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। यहां अल्फाबेट में एक बात और ध्यान देने लायक है, वो ये है कि लेटर्स जो हैं, लेटर्स ये अपन 2 प्रकार से लिखते हैं। ये अगर ग्रामेटिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव अपन करते हैं, जो वर्णन करके जिन क्वेश्चंस का अपन आंसर देते हैं वहां, या फिर जैसे कि कोई पैराग्राफ अपन लिखते हैं, क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लेटर्स ये 2 प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल। यहां ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अपन जैसे जैसे आगामी वीडियोस में पढ़ेंगे, ये चीजें छोटी बातें हैं लेकिन क्लियर करते रहेंगे। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हमें कहाँ करना चाहिए, स्मॉल लेटर का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, क्योंकि अपन जैसे भी किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। जहां पर भी अपन वाक्य को विराम देते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद जब नए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो फिर उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। नाउन्स हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें भी बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। तो ये एक सामान्य सी बातें थी अल्फाबेट के बारे में। चलिए अल्फाबेट से आगे आइए। अल्फाबेट के बाद हम जो सीखने की शुरुआत करते हैं, इन अल्फाबेट्स को, इन लेटर्स को जोड़ करके और हम शब्द पे पहुंचते हैं, यानी वर्ड पे पहुंचते हैं। तो अपना दूसरा जो बिंदु हुआ वो हुआ वर्ड। यहां इसको वर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ वर्ड बोलेंगे। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये फिर रिलेटेड फोनेटिक के टॉपिक से है कि आर को कहां पर उच्चारण किया जाता है, आर को कहां म्यूट रखा जाता है, आर का आप उच्चारण कब करेंगे और आर को साइलेंट या म्यूट कब रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्पोकन इंग्लिश में भी और प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से भी।
क्योंकि कुछ लोग जो है वो उच्चारण करते समय बहुत सी गलतियां करते हैं, गलतियां करने के बावजूद भी कहते हैं हम प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका एक सीधा सा सूत्र है कि इफ द लेटर आर इज फॉलोड बाय एनी वाउल, यदि आर के बाद कोई वाउल का प्रयोग हो रहा है तो वो वाउल मात्रा बनाएगा, उस समय आर का उच्चारण भी होगा और उसके सिंबल को भी लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपने देखा, जैसे मैंने लिखा ब्रेड, ठीक है। और इससे विपरीत आ जाइए कि इफ द लेटर आर इज फॉलोड बाय एनी कॉन्सोनेंट, अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया जा रहा है तो आर म्यूट रहेगा, आर साइलेंट रहेगा, और जहां आर साइलेंट रहेगा वहां उसका सिंबलाइज भी नहीं किया जाता। जैसे कर्ड है, बर्ड है, इनका एक सिंबल है, सिर्फ वो ही किया जाता है। जैसे इसमें देखें अपन, जैसे अगर एक छोटा सा वर्ड अपन देखें, जैसे गर्ड, ठीक है, कर्ड, ठीक है, या फिर मैं कहूं परफॉर्मेंस। यहां देखिए, यहां पे आर आया है लेकिन इसके बाद क्या है, वाउल है। वाउल है तो इसने एक ही मात्रा बनाई है, तो इसको ब्रेड ही बोलेंगे, इसको बेड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहां है आर के बाद एल है, यानी एल कॉन्सोनेंट है, तो आप इसके उच्चारण को म्यूट रख सकते हो, गर्ल। यहां पे आर है, इसके बाद डी कॉन्सोनेंट है, यहां आप इसको म्यूट रख सकते हो, कर्ड। यहां पे आर के बाद एफ कॉन्सोनेंट है, फिर आर आया, इसके बाद एम कॉन्सोनेंट है, दोनों ही बार आप आर को म्यूट रख सकते हो। बेहतर है आप इसको परफॉर्मेंस न बोल करके परफॉर्मेंस के रूप में इसका उच्चारण करें। तो ये छोटी सी बात थी, खैर छोड़िए। तो इसको भी अपन वर्ड नहीं कहेंगे, इसको वर्ड। और एक वर्ड है क्या, देखिए वर्ड क्या है, लेटर से ही बनेगा, तो इसको परिभाषित कर रहा हूं मैं। ए वर्ड इज ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ए वर्ड इज ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विद मीनिंग तो होगा। अगर इसका मीनिंग ही नहीं है तो आप ये मान के चलो कि वो वर्ड नहीं है। विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, विद ए पर्टिकुलर मीनिंग, यानी शब्द जो है वो लेटर्स का ऐसा ग्रुप है जिसका कोई अर्थ निकलता है। यानी लेटर्स को मिला दो, उसका एक समूह बना दो, आप उसको कंबाइन कर दो लेटर्स को, और फिर उसका कोई मीनिंग निकले तो ही वो वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है। जैसे कि अगर आपने एक चीज लिखी, जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा CART, आपने यहां लिखा GLUTON, यहां इनका अगर मीनिंग है तो ये वर्ड है, अदरवाइज नहीं। अब CART काट, गाड़ी होती है, मीनिंग है तो ये वर्ड है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं CRTAL या CRTLA या कुछ भी CTPL, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां इनका अपने पास जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या उसके अकॉर्डिंग, या फिर यूं देखें कि ये मीनिंगलेस है, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है। अब ये तो इनकी परिभाषा हुई। अब इसमें और क्या बात हमें सीखनी है तो मैं आपको बता दूं। फिर मैं उसी टॉपिक पे जा रहा हूं जो आपके लिए सबसे सिरदर्द बना हुआ है, और वो है फोनेटिक का। फिर ये चीजें अपने वहीं पे काम में आएंगी कि वर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबल, सिलेबल जो है वो वर्ड की सबसे छोटी यूनिट है, और ये सिलेबल होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबल जो वर्ड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, तो यहां इस चीज को क्लियर कर लेना भी बहुत ही जरूरी है। यानी वर्ड आर 3 kinds of according to their syllables, यानी शब्द में आए सिलेबल के अनुसार, किसी शब्द में आए सिलेबल के अनुसार शब्द जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां एक ये चीज जो सामने आई है
वो क्लियर करनी बहुत ही जरूरी है कि सिलेबल क्या है, पहले आप ये जान लें। तो बहुत ही लिख दूंगा मैं बाद में, पहले बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिलेबल क्या होता है। देखिए, सिलेबल, ए सिलेबल मीन्स ए वाउल साउंड इन ए वर्ड, यानी एक शब्द में एक स्वर ध्वनि का मतलब एक सिलेबल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए सिलेबल में बी सराउंडेड बाय कॉन्सोनेंट्स, कि वाउल जो है उसके दोनों तरफ आपको कॉन्सोनेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि एक शब्द के अंदर जितनी वाउल साउंड है उस शब्द में उतने ही सिलेबल हैं। कहने का मतलब अगर किसी वर्ड के अंदर एक सिलेबल है यानी एक वाउल साउंड आ रही है तो उसको एक सिलेबल वाला वर्ड बोलेंगे। अगर किसी वर्ड के अंदर दो वाउल साउंड आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें दो सिलेबल हैं तो उसको दो सिलेबल वाला वर्ड बोलेंगे। और यदि किसी वर्ड के अंदर दो से ज्यादा सिलेबल आ रहे हैं, कहने का मतलब दो से ज्यादा वाउल साउंड्स अगर उसमें आ रही है तो इसका मतलब वो दो से ज्यादा सिलेबल वाला यानी पॉलीसिलेबिक वर्ड है वो कहलाएगा। तो पहले सिलेबल के बारे में आपको बता दूं, देखिए इसका सीधा सा सूत्र है, ज्यादा लंबा समय न लेकर के अपन इसको थोड़ा सा परिभाषित कर लें कि सिलेबल क्या है। सिलेबल मतलब हुई वाउल साउंड, वाउल साउंड, यानी अब सिलेबल का मतलब ये हुआ, फिर से इसको थोड़ा क्लियर करूं, सिलेबल यानी इन ए वर्ड देयर आर या देयर विल बी as many syllables, there will be as many syllables as many vowel sounds, vowel sounds, यानी एक शब्द के अंदर उतने ही सिलेबल होंगे जितनी उसमें वाउल साउंड्स हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एक शब्द लिखूं और बाद में इनको तीन प्रकार से अपन डिवाइड कर लेंगे। यहां जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा और मान लीजिए मैंने लिखा ब्रेड, ठीक है, या मैंने यहां लिखा टीचर, मैंने लिखा फादर, मैंने लिखा यहां पर जैसे मैं लिखूं रिटर्न, या फिर जैसे कि अगर ज्यादा सिलेबल वाली बात करें रिफ्रेशमेंट। अब इन्हीं शब्दों को बाद में मैं क्लियर कर दूंगा। यहां पहले मैं आपको सिलेबल ढूंढना बताता हूं। देखिए जैसे ये कॉन्सोनेंट है बी, आर कॉन्सोनेंट है, ई और ए, आप इनको दो सिलेबल न माने क्योंकि दोनों मिलकर के एक ही साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ब्रेड ए, एक ही, और ए वाउल आपको पता है, तो यहां ये एक सिलेबल हो गए। फिर नीचे आ जाइए, जैसे आपने लिखा टे और ई की मात्रा दोनों मिलकर बता रहे हैं क्या, ई और ए, तो ये कॉन्सोनेंट, ये वाउल, ये कॉन्सोनेंट, यानी एक सिलेबल यहां बन गया। और आ गया ये सी एच, ठीक है, सी एच च बना रहे हैं यानी कॉन्सोनेंट और फिर ई वाउल और फिर कॉन्सोनेंट यानी ए, ई और ए, इसमें दो वाउल साउंड है। फादर आ और ए, इसमें भी दो वाउल साउंड है। रिफ्रेशमेंट, री ई, फ्रेश ए, मंट ए, इसमें तीन वाउल साउंड है। इन जितने वाउल साउंड हैं इसका मतलब उसमें उतने ही सिलेबल हैं। तो ये आपका एक सिलेबल वाला वर्ड हुआ, ये आपका दो सिलेबल वाला वर्ड हुआ। फादर भी में इसके अंदर भी दो सिलेबल हुए और इस वर्ड के अंदर तीन सिलेबल हुए। तो इनको लिख लेंगे और उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, ये मोनोसिलेबिक वर्ड एक सिलेबल वाला, बाइसिलेबिक वर्ड दो सिलेबल वाले, और दो से ज्यादा वाले को कह देंगे पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो थोड़ा सा इनको भी लिख लो आप, यानी थोड़ा सा ये भी, और थोड़ा क्लियर कर लें क्योंकि ये आगे जो अपना एक टॉपिक आना है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या साउंड्स या साउंड सिंबल्स। हालांकि रीट के एग्जाम में पूरा ये डिटेल नहीं जाया जाता, इसमें पूरी डिटेल से या गहराई में इस टॉपिक को नहीं पूछा जाता, बहुत ही सामान्य सी बातें पूछी जाती हैं जैसे सिंबल्स और साउंड्स का अगर हमें ज्ञान है तो दो तीन जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ अब अकॉर्डिंग टू तीन प्रकार के बताए थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबल देयर आर थ्री काइंड ऑफ वर्ड्स। जैसे पहले देखें एक नंबर में आ जाएगा मोनो सिलेबिक वर्ड,
मोनोसिलेबिक वर्ड, मोनो एक को कहते हैं, यानी एक सिलेबल वाले। इसके बराबर में लिख देंगे विद वन सिलेबल, यानी वो शब्द जिनमें एक सिलेबल होते हैं। अब जैसे इसी शब्द को मैं फिर लूं ब्रेड, देखिए इनको बार्स बोलते हैं और ट्रांसक्रिप्शन हमेशा बार्स में लिखा जाता है, ये उस टॉपिक की बात है। लेकिन इसमें बै का ये सिंबल होता है और ये सिंबल ये सिंबल यानी 26 लेटर्स हैव 44 साउंड्स मींस 44 सिंबल्स। वो 44 सिंबल्स हमें सीखने होंगे। तो ये बै का सिंबल हुआ और ये ए का सिंबल हुआ और ये डे, सॉरी इसमें आर म्यूट नहीं है, बै, रे, ए और डे, यानी एक सिलेबल, एक वाउल साउंड का मतलब एक सिलेबल। दूसरा अपने पास है बाइसिलेबिक वर्ड, बाइसिलेबिक वर्ड मतलब विद टू सिलेबल, इसमें दो सिलेबल आपको देखने को मिलेंगे विद टू सिलेबल। उसी शब्द को लेके चले फादर टीचर को, जैसे टीचर, तो जब ट्रांसक्राइब करोगे बार्स में लिखोगे, इसका ट्रांसक्रिप्शन जब करते हैं तो टे, ये टे का सिंबल है। ई की ध्यान दोगे लॉन्ग साउंड है, 44 साउंड इसीलिए बनती है क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग, तो ये शॉर्ट साउंड होती है, लॉन्ग साउंड होगी टी। अब देखिए ये चे का सिंबल है तो है, ये सिंबल्स हम बाद में सीखेंगे, टी चे और ये ए, ठीक है। आर को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बाद ना तो कोई वाउल है ना कंसोनेंट्स है, तो लास्ट का आर म्यूट भी आप छोड़ सकते हो। फादर, टीचर, मदर, फादर, यहां देखिए बार्स में लिखोगे, ये आपका फे का सिंबल हो गया, आर लॉन्ग साउंड है, ये द का सिंबल है और ये फिर ए का सिंबल है, फादर। और अब तीसरे में आ जाइए, यानी पॉलीसिलेबिक, जिसमें दो से ज्यादा सिलेबल हो गए वो पॉलीसिलेबिक वर्ड हो जाएगा। पॉलीसिलेबिक वर्ड यानी विद मोर देन टू सिंबल, टू सिलेबल्स, इसको अपन बोलेंगे विद मोर देन टू सिलेबल्स, जिसमें दो से ज्यादा सिलेबल हैं, या फिर यूं कह दूं कि जिसमें दो से ज्यादा वाउल साउंड हैं वो पॉलीसिलेबिक वर्ड हो जाएगा। तो तीन हुए, तीन कौन कौन से हुए? मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक, इसको डाइसिलेबिक भी कह सकते हो, जैसे विज्ञान के अंदर बाई या डाई है उसका अर्थ दो होता है, और पॉलीसिलेबिक का मतलब बहुत ज्यादा। तो जिसमें दो से ज्यादा सिलेबल, सिलेबल का मतलब वाउल साउंड, अगर नहीं समझ में आए तो सिलेबल का सीधा अर्थ, सिलेबल दिमाग में आते ही वाउल साउंड। अब जैसे इसमें एक शब्द लिया था हमने रिफ्रेशमेंट, और ध्यान दोगे उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इंग्लिश ग्रामर के अंदर और खास करके फोनेटिक के अंदर। हम जितने भी शब्द बोलते हैं ये MENT होता है, अगर ये MENT में रखूं तो मेंट है, लेकिन ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो मेंट हो जाता है। इंगेजमेंट नहीं होता, इंगेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट, और रिफ्रेशमेंट नहीं होता, रिफ्रेशमेंट। तो यहां देखिए कितने हैं, री, ए और ए, तीन है। बार्स में जब लिखोगे तो ये आर का क्या हुआ सिंबल, ई की यहाँ पे लॉन्ग साउंड थी, आप हिंदी में लिख के देख लिया करो, पता नहीं लगे, टी ऐसे लिखते हैं, और जब रिफ्रेशमेंट लिखते हैं तो शॉर्ट साउंड आती है, ठीक है। तो ये जब लॉन्ग साउंड थी तो विसर्ग लग गया, शॉर्ट साउंड में खाली ई की ही शॉर्ट साउंड होती है। तो री, फिर फे, फिर रे, ये ए, रिफ्रेश, और ये से का सिंबल है, जब फोनेटिक में जाएंगे तब सीख लेंगे। रिफ्रेश और मंट, ये सबसे वीक साउंड होती है। तो देखिए कितने आए इसमें, एक वाउल साउंड, दो वाउल साउंड और तीन, यानी ई, ए और ए। इसमें तीन वाउल साउंड दिमाग में आते ही आपका दिमाग जाएगा तीन सिलेबल, तीन सिलेबल का मतलब पॉलीसिलेबिक वर्ड ये हो गया। तो वर्ड के बारे में अपने इतना ही देखेंगे। अब देखिए अगले स्टेप पे आते हैं, बहुत ही छोटी शुरुआत मैंने की है लेटर्स से, लेटर्स के बाद हम पढ़ते हैं वर्ड, और वर्ड के बाद अगली जो चीज है वो होती है फ्रेज। अंग्रेजी में वर्ड से मिलकर फ्रेज बनती है, फ्रेज के बाद अगला स्टेप क्लोज होता है, क्लोज के बाद फिर सेंटेंस। अगर ये चीजें हम सीख लेते हैं तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस को आप बहुत इजी वे में क्लियर कर दोगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी कि आप ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं इनको सीखें, ठीक है। तो अगली जो है वो अपन देख रहे हैं, अगला जो टॉपिक है अपना वो आ रहा है फ्रेज पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रेज, और ये हल्का सा लगता है हमें, लेकिन नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, और फिर इनका जो पार्टीशन आता है, एनालिसिस जब इनका आता है, तो ये बहुत ही बड़ा जो टॉपिक है वो बन जाता है,
ठीक है। अब जैसे फ्रेज की बात करें, तो फ्रेज क्या है? फ्रेज जैसे वर्ड आपका लेटर से बना है तो ये वर्ड से बन जाएगा। फ्रेज इज ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट मीनिंग। ये शब्दों का समूह तो है, इसका अर्थ भी होता है लेकिन अधूरा होता है, और ये काम क्या आता है? इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक भाग होता है, और खास करके कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, यानी वाक्य को पूरा करने का काम करता है। जैसे फ्रेज में कहूं एट द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कोई गाना बज रहा है, कोई नाच रहा है, कूद रहा है। मैं लिख दूं इन ए कॉर्नर, कोने के अंदर, हमें नहीं पता। ऑन द टेबल क्या है क्या नहीं है, अंडर द टेबल क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरक है, ये सेंटेंस को पूरा जरूर कर देते हैं। जैसे ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो ही इज सिटिंग, ही सब्जेक्ट हुआ, इज सिटिंग आपकी वर्ब हुई, और जो कॉर्नर इन द कॉर्नर है ये आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो फ्रेज है, ये वाक्य को पूरा करते हैं, और इसको जब एनालिसिस करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो बन जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, फ्रेज है क्या? A phrase is a group or combination of words. फ्रेज जो है वो शब्दों का एक समूह है, लेकिन ये बात ध्यान दोगे, विद इनकम्प्लीट इन सेंस और मीनिंग। एंड is a part of sentence। इसका अर्थ हुआ कि फ्रेज जो है वो शब्दों का समूह है, अधूरे अर्थ के साथ, मीनिंग में अधूरा होता है, पूरा नहीं होता है, और एक वाक्य का ये भाग होता है। ठीक है। अब इनके एग्जांपल जैसे जैसे मैंने आपको बोले थे, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रेज ही है, इसको भी जब एनालिसिस करेंगे, टुकड़े करने हैं, पूरे वाक्य के टुकड़े करने हैं। एक पूरा वाक्य, कितना भी बड़ा वाक्य आपके सामने क्यों ना रख दी जाए, आप उस समय परफेक्ट हो जाओगे जब आप ये बता दोगे कि इस वाक्य के अंदर ये क्वालिफायर है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है। ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होनी बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो ऑन द टेबल, जैसे एट द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, अंडर द ट्री, ये सारी के सारी क्या होते हैं? ये आपकी फ्रेज होती है। अब यहां ये ध्यान दोगे कि ये फ्रेज जो है ये भी आपकी दो प्रकार की है। एक है आपके पास नाउन फ्रेज, जो नाउन के रूप में काम करता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और एक है आपकी वर्ब फ्रेज। इन दोनों चीजों को मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा जब अपन पहले इसको एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेज का अर्थ आपके समझ में आया होगा कि फ्रेज शब्दों का समूह है, वाक्य का एक भाग होता है। और इसमें खास बात ये है, आप इसको आगे ये भी लिख सकते हो कि विदाउट ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, क्योंकि एक वाक्य के जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो दो ही होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ये दो प्रकार की भी, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। फ्रेज में एक बात नोट कर लेना कि फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं मिलेगा, जो एक वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, एक वाक्य के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। क्लोज में दोनों चीजें जरूर होती हैं। अब देखिए, फ्रेज को थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। फ्रेज को थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। फ्रेज को एनालिसिस करने के लिए देखिए, फ्रेज एनालिसिस, इसको अगर विश्लेषण अपन करें तो ये चीजें आपके काम में आने वाली हैं, इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं। MHN, एक फ्रेज के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। फ्रेज के भी टुकड़े आप कर सकते हो, अलग अलग चीजें बता सकते हो। यहां पहले एम का मतलब हुआ, पहले एम का यहां मतलब है प्रीमोडिफायर, प्रीमोडिफायर। एच का है हेडवर्ड, हेडवर्ड, और अगले एम का है पोस्ट मॉडिफायर। अपने पास यहां पे दो बताई मैंने फ्रेज, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज अगर है तो उसका हेडवर्ड नाउन होगा, और अगर वर्ब फ्रेज है तो उसका हेडवर्ड वर्ब होगा।
और बाकी उससे पहले या बाद में आने वाली जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, देखिए इसको बाद में डिटेल से देखेंगे अपन आगामी टॉपिक के अंदर, जब ये खुद पर्टिकुलर टॉपिक आएगा। प्री मॉडिफायर के अंदर आर्टिकल्स जितने भी हैं, पजेसिव नाउन जितने भी हैं, पजेसिव फॉर्म्स जितने भी हैं, और डिटरमिनर्स जितने भी हैं, एडजेक्टिव जितने भी हैं, ये नाउन से पहले आकर के और प्री मॉडिफायर का काम करते हैं। और नाउन के बाद जो पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आते हैं वो जैसे एडवर्बियल्स जितने भी होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये सारे के सारे। जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं लिखूं, इसके अंदर एक छोटा सा वाक्य मैं लिखूं कि ए लिटिल ब्राउन लार्क, एक पक्षी का नाम है, इज सिंगिंग एट हाई अप इन द स्काई। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, इसमें ए लिटिल ब्राउन लार्क ये सब्जेक्ट है पूरा, इज सिंगिंग ये वर्ब है, और एट हाई अप इन द स्काई ये क्या है, ये आपका ये वर्ब होगी, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको पूरे को ये यहां से लेकर के यहां तक का तो क्या हो गया, ये फ्रेज है, फ्रेज का मतलब ये होगी नाउन फ्रेज, और ये आगे जो है इसको पूरा भी अगर आप मान के चलो पूरे को, तो ये होगी आपकी वर्ब फ्रेज। और इनको मॉडिफाई करना है तब ये काम आते हैं। इसमें हेडवर्ड क्या है, ये लारक, ये पक्षी, ये हेडवर्ड है, मुख्य शब्द तो ये है। अब एक छोटा सा भूरा और क्या पक्षी, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये प्री मॉडिफायर में आती हैं, और इनको भी आप बता सकते हो आर्टिकल है, ये आपका ये जैसे कि एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये सारे के सारे इसमें हेडवर्ड क्या है, ये नाउन फ्रेज में हेडवर्ड आपका नारक, और वर्ब फ्रेज में हेडवर्ड सिंग, और बाकी एट हाई अप इन द स्काई ये एडवर्ब, ये क्या हुआ पोस्ट मॉडिफायर। तो ऐसा कुछ ये फ्रेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए एक लास्ट इससे आगे जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना क्या, क्लोज। क्लोज थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फ्रेज और क्लोज में फर्क क्या है। ए फ्रेज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट इन सेंस एंड विदाउट ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बट इन ए क्लोज इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, it may be incomplete in sense but with a subject and predicate and it is the part of a sentence। और क्लोज को भी फिर एनालिसिस करना है हमें, जैसे आपने क्लोज को जब एनालिसिस करेंगे तो वो होता है सपोका, यानी ये चीजें जिसने सीख ली उसका क्लियर है, जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। इनको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे हम और सेंटेंस तक पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। कल अपन क्लोज के बारे में पूरा और सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद ये बेसिक चीजें जब अपनी कंप्लीट हो जाएंगी तो एक पर्टिकुलर रीड के अनुसार एक पर्टिकुलर टॉपिक अपन अगले वीडियोस में लेके आएंगे। थैंक यू।